हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 12 के जीव विज्ञान अध्याय 5 वंशागत एवं विभिन्नताएं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वंशागत के गुणसूत्रवाद का, या इसे एक नाम और दिया जाता है वंशागत का क्रोमोसोमवाद, क्योंकि गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहा जाता है। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में वंशागत की परिभाषा से लेकर के वंशागत की जो छोटी छोटी शब्दावलियाँ थी उनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा था। और इसके जस्ट पहले के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ये जो वंशागति है, ये जो आनुवांशिकी है, इसके जो जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके द्वारा दिए गए 3 प्रमुख नियमों का पूरा डिटेल अध्ययन किया हुआ है। और उसके बाद फिर एक टॉपिक आती थी गुणसूत्र, और गुणसूत्र की चर्चा हम लोग कल के वीडियो सेशन में किए थे। आज हम लोग उसी के आगे की चर्चा करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वंशागत का गुणसूत्रवाद, यानी वंशागत का गुणसूत्रवाद, या हम कह लें कि वंशागत का क्रोमोसोमवाद। यानी यह एक थियरी है जो यह बताती है कि किसी भी माता पिता की जो लक्षण संतानों में जाते हैं, यानी जो वंशागत होता है, उसमें गुणसूत्र का क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है। क्योंकि कल हम लोग गुणसूत्र के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन कर चुके हैं कल की टॉपिक में। उसी गुणसूत्र के द्वारा ही पूरे के पूरे जो भी लक्षण होते हैं वो माता पिता से संतानों में प्रवेश करते हैं। तो इसके लिए 2 साइंटिस्ट थे, सटन तथा वावेरी। अब हम सीधे चर्चा करते हैं वंशागत के गुणसूत्रवाद का, क्रोमोसोमवाद का। 2 साइंटिस्ट थे, सटन तथा वावेरी। ये सटन तथा वावेरी ने कुल 1902 ईस्वी में एक थियरी दिया, और उस थियरी को कहा गया कि वंशागत का ये गुणसूत्रवाद है। और उस थियरी के अकॉर्डिंग क्या था उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन जो वंशागत का गुणसूत्रवाद है वो ये क्लियर हुआ कि वंशागत में गुणसूत्र का रोल क्या है, इसका महत्व क्या है, कैसे वो माता पिता के लक्षणों को संतानों में लेकर के जाता है, इसको बताने के लिए 1902 ईस्वी में सटन तथा वावेरी नामक साइंटिस्टों ने एक क्रोमोसोमवाद दिया था, एक थ्योरी दिया था जिसे गुणसूत्रवाद कहा जाता था। इनके हिसाब से जो टॉपिक हमारे सामने आती है, यानी इन्होंने अपने उस गुणसूत्रवाद में क्या कहा था, सटन तथा वावेरी ने अपने इस क्रोमोसोमवाद में कहा क्या था, उसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे जो उन्होंने इस चीज़ को देखा था कि जो मेंडल के कारक होते हैं, मेंडल के जो कारक होते हैं, अर्थात जो सबसे महत्वपूर्ण कारक मेंडल का था, नाम हम लोगों ने उसका लिया था जीन लिया था। जीन के बारे में इसके पहले जो वंशागत की शब्दावली थी इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो जीन शब्द वहाँ पे आया हुआ था कि जीन क्या था। जीन तमाम उसी गुणसूत्र के ऊपर तमाम छोटे छोटे महीन मोतियों की दाने की तरह व्यवस्थित थे, और जोहानसन ने इस शब्द का प्रयोग किया था, खोज किया था। तो वंशागत के जो गुणसूत्रवाद हैं सटन तथा वावेरी के अकॉर्डिंग, उसमें पहला हमारा यही आता है। यहाँ में कहें कि गुणसूत्रवाद के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार जो पहला नंबर आता है वो हमारा ये आता है कि जो मेंडलीय कारक हैं, जो मेंडल के कारक हैं, जैसे जो जीन है, वो जीन जो होता है वह जीन का एक जोड़ा जो होता है वो समजात गुणसूत्रों पर स्थित होता है। समजात गुणसूत्रों पर स्थित होता है कौन? जीन। यानी जाहिर सी बात है कि गुणसूत्र जब हम लोग कल देखे थे तो गुणसूत्र में क्या था कि गुणसूत्र जो है, मनुष्य की बात करें डायरेक्टली तो 23 जोड़ा था मनुष्य में गुणसूत्र, यानी 46 की संख्या में थी। अब इस 46 में जो 22 जोड़ा था, वो 22 जोड़ा जो होता था वो समजात गुणसूत्र कहलाता है, यानी 22 जोड़ा समजात गुणसूत्र होता है। इसी समजात गुणसूत्रों पर ही
सटन तथा वावेरी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो जीन होते हैं वो जीन इसी समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ये पहला बात सटन तथा वावेरी के अकॉर्डिंग है गुणसूत्रवाद में कि जो जीन होते हैं इनका जोड़ा जो होता है, वो सेटिंग जो होता है वो समजात गुणसूत्रों पर होता है। चलिए दूसरे नंबर पे देखते हैं हम लोग कि सटन तथा वावेरी ने दूसरे थियरी में क्या कहा था। गुणसूत्रवाद की जो दूसरे नंबर की थियरी है उसमें उन्होंने कहा था कि पूरी की पूरी ये जो 22वें जोड़े पर समजात गुणसूत्रों पर ये जो जीन उपस्थित होते हैं, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, विभाजन दो तरह से होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन और एक सूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, दो तरह के विभाजन होते हैं, एक मियोसिस होता है, एक माइटोटिक डिवीजन होता है। और ये विभाजन की प्रक्रिया कक्षा 11 में हम लोग डिटेल पूरा पढ़ चुके हैं कि कैसे जब कोशिकाओं में विभाजन होता है। जब सेल थियरी कक्षा 9 में, जरा याद करिए, कक्षा 9 में सेल थियरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और उस सेल थियरी में एक साइंटिस्ट थे विर्चो, उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जब पुरानी कोशिकाएं जाती हैं तो नई कोशिकाएं आती हैं, यानी कोशिकाएं जीवन पर्यंत विभाजन होने वाली प्रक्रिया होती है। कोशिकाएं जीवन पर्यंत विभाजित होती रहती हैं। तो ये विभाजन की जो प्रक्रिया होती है दो तरह से होती है, एक माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन होता है। तो इस तरह से दूसरे नंबर पे जो सटन और वावेरी की थियरी थी वो ये कहती है कि जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया है उसी के दौरान, ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, यानी विभाजन होता है और इसी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये जो जीन होते हैं कहाँ पे स्थित हैं, समजात गुणसूत्र पर। ये जीन जो समजात गुणसूत्र पर स्थित हैं, ये जो होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। और जब पृथक हो जाते हैं तो पृथक होने के बाद ये स्वतंत्र हो जाते हैं। और फिर स्वतंत्र होने के बाद क्या करते हैं, मेंडल के जो थर्ड लॉ हम लोगों ने देखा था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसके नियम का पालन करते हुए ये जीन सेपरेट हो गए, अलग हो गए। और अलग हो गए तो गए कहाँ, क्योंकि ये माता पिता से थे और फिर संतानों में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है वो इस वंशागत के गुणसूत्रवाद के अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं। और इसमें दो साइंटिस्टों का सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है, एक सटन तथा वावेरी। सटन तथा वावेरी ने क्या किया था, 1902 ईस्वी में एक थियरी दिया हुआ था और वो थियरी है वंशागत का गुणसूत्रवाद। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मेंडेलियन फैक्टर होते हैं, जो अनुवांशिकीय कारक होते हैं, वो कारक जो होते हैं वो उनका जो जोड़ा होता है वो 22वें जोड़े पर स्थित होते हैं, समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जीन जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद क्या होते हैं, फिर संतानों में एंट्री कर जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा वंशागत का क्रोमोसोमवाद था। ठीक है, तो इस तरह से वंशागत के क्रोमोसोम के बाद अब अगले टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। हमारे यहाँ सिलेबस में जो आपके कक्षा में है वो पक्षियों में लिंग निर्धारण पढ़ना है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण पढ़ना है। तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चूंकि जो लिंग निर्धारण होता है इसका मतलब क्या है, अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो इसका मतलब ये होता है कि जो संतानें पैदा हो रही हैं या जो संतान आने वाली है, पैदा होने वाली है, वो संतान जो होगी वो बालक होगा या बालिका होगा, इसका जो निर्धारण होता है उसी प्रक्रिया को हम लोग जो है सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण के नाम से जानते हैं। ये कैसे होता है इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, वही गुणसूत्र, जिस गुणसूत्र की चर्चा हम लोग इसके पहले वीडियो सेशन में किए थे, उसी गुणसूत्र के आधार पर होता है। और ये गुणसूत्र की एक बार फिर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कि जो गुणसूत्र है ये गुणसूत्र, जाहिर सी बात है, अब हम पहले मनुष्य की चर्चा करेंगे, फिर पक्षियों में लिंग निर्धारण की चर्चा करेंगे। मनुष्य में क्या होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। ठीक है, अब इनमें से 22 जोड़ा जो होता है ये समान होता है, और एक जोड़ा जो होता है, ये एक जोड़ा जो होता है ये असमान होता है। और जो असमान होता है इसी को हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, चूंकि ह्यूमन बीइंग्स में, मनुष्य के केस में जो अवस्थाएं होती हैं वो दो अवस्थाएं होती हैं, एक मेल फीमेल इस तरह की अवस्था बनती है, एक नर और एक मादा। अब जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है
इनको रिप्रेजेंट जब किया जाता है तो गुणसूत्रों को रिप्रेजेंट करने के लिए x और y ये दो अक्षर लिए जाते हैं, जिसमें से x जो होता है ये समान गुणसूत्रों के लिए यूज होता है और y जो होता है ये असमान या 23वें जोड़े गुणसूत्र के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 22 जोड़ा जो होता है वो समान होता है, अर्थात 22 जोड़ा इनमें और इनमें, इन दोनों में क्या होता है, समान होता है। लेकिन जब 23वें जोड़े की बात आती है तो 23वां जोड़ा जो होता है असमान होता है, इनमें तो x ही होता है मादा में, लेकिन नर में क्या होता है, y होता है। तो इस तरह से ये सिचुएशन होती है जब गुणसूत्र x और y होते हैं तो वो नर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब गुणसूत्र x और x होते हैं तो वो मादा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नर और मादा युग्मक है, गैमीट है। ठीक है, अब होता क्या है, लैंगिक प्रक्रिया के दौरान जैसे ही जब इन युग्मकों का संयुग्मन होता है, क्योंकि इसके पहले हम लोग पहले और दूसरे चैप्टर में पढ़े हुए क्या होता है लैंगिक जनन में कि युग्मकों का संयुग्मन होता है, और संयुग्मन के बाद फिर जो होता है गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती है। उस गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान उनमें विभाजन होता है युग्मकों में, और एक जायगोट बनता है, एक युग्मनज बनता है। हिंदी में युग्मनज कहते हैं, अंग्रेजी में जायगोट कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी होता है, क्योंकि ये जटिल प्रक्रिया है। मनुष्य के अंदर जो जनन की प्रक्रिया है वो लैंगिक जनन होता है और एक जटिल प्रक्रिया होता। तो इस तरह से इनमें युग्मकों का जब संयुग्मन होता है तो सपोज दैट यदि यहाँ से y गुणसूत्र आता है और यहाँ से x गुणसूत्र होता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये XY होता है, और जब XY होता है तो ये जो संतान होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि ये संतान जो होगा वो लड़का होगा, क्योंकि नर का पहचान क्या है, x और y। इन केस यदि यहाँ से y आता है और यहाँ से ये दूसरा x आता है, तब भी x और y होगा। ऐसे सिचुएशन में यह भी कंडीशन क्या होगा, लड़का होगा, बॉयज होगा। और इस तरह से ये जो लिंग निर्धारण होता है वो हो जाता है लड़के का। लेकिन यदि यहाँ से मान लीजिए सपोज दैट x आता है और यहाँ से भी x आता है, और ऐसे सिचुएशन में दोनों क्या होंगे, x होंगे, और यहाँ से x आता है, यहाँ से भी x ही आता है, फिर x इस तरह से दोनों सिचुएशन में होगा। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, इन दोनों सिचुएशन में जो आएगी बात वो होगा लड़की होगी और यहाँ पे लड़का होगा। तो इस तरह से ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है, इस लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान ये जो गुणसूत्र होते हैं ये गुणसूत्र माता पिता से चल करके संतानों में जाते हैं, और गुणसूत्रों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग ही लिंग का निर्धारण होता है। यदि मान लीजिए x हैं तो वो मादा को शो करता है, x और y हैं तो वो जो है वो नर को शो करता है, और ऐसा सिचुएशन मनुष्य के केस में आता है। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ रही है वो क्या रही है कि जो लिंग गुणसूत्र है वो 23वां जोड़ा है वो नर के ऊपर पाया जाता है, यानी नर ही ऐसा इसमें होता है जो लिंग निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया अपनाता है। तो इस तरह से इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है लिंग निर्धारण में। तो इस तरह से अगर उनमें हो तो हम इसे देखते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को अगर देखना हो तो चूंकि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, इसमें जो होते हैं वो नर और मादा दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इस तरह से इनमें क्या होता है कि नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक बनता है, और नर युग्मक में क्या होता है XY गुणसूत्र होते हैं, मादा में X गुणसूत्र होते हैं। और यदि मान लीजिए यहाँ से Y यहाँ से X तो XY होता है अर्थात बॉयज होगा, और यहाँ से X और यहाँ से भी X हो गया तो डबल X हो गया, XX हो गया तो यहाँ की गर्ल्स होगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। अब इसको कॉपी पे आपको लिखना भी रहता है, क्योंकि जब शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो थियरी लिखने के बाद जो होगा इसको भी आपको कहीं न कहीं से उस पर दर्शाना पड़ता है, और फिगर में अपन लिखना पड़ता है मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो इस तरह से ये सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। और फिर इसके बाद जो अगले टॉपिक में हम लोग क्या आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो पक्षियों में लिंग निर्धारण है, इसके अलावा जो है मनुष्यों में आपके सामने है। तो इस तरह से यहाँ आप देखेंगे ये प्रक्रिया पूरी ऐसे चलती है। पिछली कक्षाओं में कक्षा 10 में भी हम लोग लिंग निर्धारण के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, तो इसको आप देख लेंगे, इसको क्लियर करके थोड़ा सा नोट कर लेंगे इसको। अब हम लोग देखेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण। पक्षियों में लिंग निर्धारण देखिए, मनुष्य के केस में था जो विषम अवस्था थी वो 23वें जोड़े में थी,
और वो 23वां जोड़ा कहाँ पाया जाता था? पुरुष में पाया जाता था। लेकिन पक्षियों में क्या होता है? ठीक थोड़ा इसका उल्टा होता है। पक्षियों के केस में जो होता है, ये जो अवस्था होती है विषम गुणसूत्र का, वो मादा में होता है, यानी मादा में विषम होता है। और बाकी पूरी की पूरी प्रक्रिया जो मनुष्य के केस में समझा गया है, सेम टू सेम ऐसी ही प्रक्रिया पक्षियों में लिंग निर्धारण में होती है। ऐसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे कीटों में लिंग निर्धारण होता है, तो कीटों में जो होता है उसमें भी यही सिचुएशन आती है। इसमें भी जो पाए जाते हैं 22वें जोड़े गुणसूत्र में कीट में होता है, वह भी मादा में ही होता है। तो कुल मिला जुला करके लिंग निर्धारण, यदि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई है, तो ऐसे ही सारे जितने भी जीव हैं उनमें कहीं न कहीं से इसी तरह से मिलते जुलते लिंग निर्धारण की प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस तरह से बस हाँ, अंतर केवल इतना चलता रहेगा, कहीं पे जो विषम गुणसूत्र होंगे वो नर में होंगे जैसे मनुष्य में, तो कहीं पे विषम गुणसूत्र जो होंगे मादा में होंगे जैसे पक्षियों के केस में होता। तो इस तरह से ये पक्षियों में लिंग निर्धारण है। अब आगे आपको जो है कॉपी में मिलेगा, कीट में लिंग निर्धारण होगा, मानव में लिंग निर्धारण होगा, पक्षियों में लिंग निर्धारण होगा। तो इस तरह से जो वंशागत था, इस वंशागत का क्रोमोसोमवाद और फिर लिंग निर्धारण, इन दो टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम लोग जो चर्चा करेंगे म्यूटेशन या उत्परिवर्तनवाद। एक ह्यूगो ड्यूब्रिज की थियरी आती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि क्या कभी जो गुणसूत्र हैं या जो माता पिता के जो लक्षण हैं जब संतानों में जाते हैं फिर भी उनके अंदर वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन जब होता है तो कोई ना कोई तो फैक्टर होगा। तो किसके कारण ये फैक्टर होता है? कहीं अचानक सडनली, तो जो सडनली प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग उत्परिवर्तन के नाम से जानेंगे, और इसकी चर्चा हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और आज जो हम लोगों ने देखा वो ये था कि वंशागत का क्रोमोसोमवाद, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पी में। थियरी किसने दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो 1902 ईस्वी में सटन तथा वावेरी ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो मेंडेलियन फैक्टर थे, जो मेंडेलियन कारक थे, जिसको जीन जो कि सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक फैक्टर माना जाता है, यह मेंडेलियन फैक्टर क्या था, समजात गुणसूत्रों पर पाया जाता था। और जैसे अर्थात 22वें जोड़े पर पाया जाता था, और जैसे ही क्या होता था कि अर्धसूत्री विभाजन होता था, वो पूरे के पूरे जीन क्या होते थे, सेपरेट हो जाते थे, अलग हो जाते थे और स्वतंत्र हो जाते थे। और मेंडल के तीसरे नियम जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है का पालन करते हुए वो संतानों में प्रवेश कर जाते थे। तो वो पहला थियरी था। और दूसरे नंबर पे जो था वो लिंग निर्धारण था। तो इस तरह से लिंग निर्धारण, और जो चाहे मनुष्य में रहा हो और चाहे वो पक्षियों में रहा हो, चाहे कीटों में रहा हो, इतनी बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। कल के सेशन में हम लोग म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।